So, dear students, now we will discuss about few of the very small topics, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर ऑब्स्टेट्रिक्स में डिस्कस करना है. एंड वी कैनॉट इग्नोर दीज टॉपिक्स. हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं. एग्जाम में इनके बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपकी एग्जाम्स के अंदर. तो इन स्मॉल टॉपिक्स की डिटेल्स के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पेरिनियल टीयर. ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले पेरिनियल टीयर का मतलब क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिनियल टीयर. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डिफरेंट डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर. आप डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर बोल सकते हो या टाइप्स ऑफ पेरिनियल टीयर भी कह सकते हो उस चीज को. ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम यहीं पर सेम इसी टॉपिक में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द पेरिनियल टीयर, एंड द सेम टाइम व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ पेरिनियल टीयर, कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एंड हाउ वी कैन मैनेज द पेरिनियल टीयर, कि अगर हो गया तो हम उसको सही कैसे कर सकते हैं. ये चीजें हमें यहाँ पर इस छोटे से टॉपिक में डिस्कशन करना है. तो चलिए सबसे पहले पेरिनियल टीयर का मतलब क्या होता है. इट इज दी टीयरिंग ऑफ, आप टीयरिंग ऑफ कह सकते हो या रप्चर ऑफ पेरिनियल टिश्यूज ड्यूरिंग लेबर. तो गाइस आपको क्या समझ में आया इस चीज से, आपको ये क्लियरेंस मिला कि इट इज द टीयरिंग ऑफ और रप्चर ऑफ पेरिनियल टिश्यूज, टीयरिंग ऑफ रप्चर ऑफ द पेरिनियल टिश्यूज ड्यूरिंग दी लेबर. तो स्पेशली कौन से समय में ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, द सिचुएशन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग दी लेबर. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेरिनियल टीयर कब होता है. योर आंसर विल बी कि पेरिनियल टीयर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर. लेबर के समय में पेरिनियल टीयर होता है. ऑलराइट, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ. दूसरा पॉइंट कि पेरिनियल टीयर, जो पेरिनियल टीयर होता है वो क्यों हो सकता है, क्या कारण है. तो देखिए एक तो सिंपल सा रीजन है कि पेरिनियल टीयर होने का रीजन ये होता है कि लेबर है. स्पेशली जैसे सपोज कीजिए लाइक मेनली प्राइमरी ग्रेविडा में बहुत ज्यादा कॉमनली होता है ये, मेनली प्राइमरी ग्रेविडा कंडीशन. तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली सपोज कीजिए जो वेजाइनल ओरिफाइस था, जो वेजाइनल रीजन था, सपोज फोरकेट था, उसके नीचे का रीजन मान लीजिए ये एनएस का रीजन है, और इस एनएस के रीजन से ये है यहां से ये जो पूरा एरिया है, दिस एंटायर एरिया इज पेरिनियम. हम उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं. अगर ये पेरिनियम रीजन की ये स्किन और ये मसल्स, ये स्पिंटर, ये कुछ सब कुछ डैमेज हो जाए तो हम उस नाम को क्या बोलेंगे, पेरिनियल टीयर. ऑलराइट गाइस, तो इस पेरिनियल टीयर होने का कारण क्या है, लेबर है. जैसे स्पेशली जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती हैं, उन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में जो फर्स्ट टाइम जिनके अंदर डिलीवरी हुआ है, जिनकी डिलीवरी हुआ है, उन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स की जो मसल्स होती हैं वो काफी रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं. उसकी वजह से क्या हो गया, पेरिनियल टीयर हो सकता है. या फिर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, किसकी वजह से गाइस, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से. लेबर के समय में फॉर एग्जांपल मेनली सबसे पहले कौन सी होगी यहां पे, वी कैन से लाइक फोर्सेप्स डिलीवरी. हम कह सकते हैं ड्यू टू दी फोर्सेप्स डिलीवरी. तो जो हम लोग मेटल की फोर्सेप्स यूज करते हैं, मान लीजिए किलेंड फोर्सेप्स हो चाहे डार्क फोर्सेप्स हो, इसकी वजह से भी वहां पर क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने फोर्सेप्स यूज किया और उस फोर्सेप्स को यूज करते समय आपने पहले मदर का एपिजियोटोमी नहीं किया था, डायरेक्टली फोर्सेप्स से उसको अप्लाई किया, तो क्या होगा, पेरिनियल टीयर हो सकता है. एक इसकी मैं आपको पेरिनियल टीयर की क्या बातें कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईटियोलॉजी. मैं कारण बता रहा हूं आपको कि किस कारण से पेरिनियल टीयर हो सकता है. या तो फर्स्ट टाइम लाइक डिलीवरी जिस मदर का हो रहा है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर, या फोर्सेप्स डिलीवरी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई और रीजन, जैसे एग्जांपल
मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी। देखिए, हम एपिसियोटोमी करते हैं, हम एपिसियोटोमी जो प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म करते हैं किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? इर्रेगुलर पेरिनियल टियर को अवॉइड करने के लिए करते हैं। अब बात यह है कि जो आपका एपिसियोटोमी होता है वो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री, इन दो ही टाइप के जो सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर वाले दो टाइप में। वैसे पेरिनियल टियर के चार डिग्री होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। यहां पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री है, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री, उस पेरिनियल टियर को हम बचा सकते हैं क्या करके? एपिसियोटोमी करके। बट थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, ये दिमाग में फिट कर लेना, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एपिसियोटोमी, बट थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री यू कैन नॉट एबल टू प्रिवेंट थ्रू द एपिसियोटोमी। ये याद रखना है आपको। तो हम एपिसियोटोमी से कौन से टाइप का पेरिनियल टियर प्रिवेंट नहीं कर सकते? थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। और जो उसमें भी याद रखना, जो एपिसियोटोमी जो मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया था आपको, एपिसियोटोमी भी जो मीडियोलेटरल है, कौन से वाला? जैसे मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी का मतलब ये होता है यहां से हमने कट लगाया, सीधा स्ट्रेट आ गए हम लोग। तो ये जो मीडियोलेटरल होता है, ये भी बेसिकली लाइक द मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी भी क्या करवाता है? पेरिनियल टियर करवा सकता है। मेनली कौन से वाला पेरिनियल टियर? आइदर थर्ड डिग्री और कई बार इसकी वजह से फोर्थ डिग्री भी हो सकता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एपिसियोटोमी का एक टाइप है मीडियोलेटरल, ये उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी का ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा वाला एपिसियोटोमी? मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी क्या करेगा? इट विल कॉज द थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियरिंग। फाइन। उसके अलावा मैंने क्या कहा? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, और इसके अलावा प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स। ओके गाइस, इसके अलावा भी क्या रीजन हो सकता है जिसको हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं या रैपिड लेबर? हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से रैपिड लेबर और वी कैन से दी प्रेसिपिटेट लेबर, मतलब बहुत ही फास्ट। अगर 2 घंटा में पूरी लेबर की प्रोसेस हो जाए, विद इन 2 आवर्स में अगर लेबर की प्रोसेस हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? रैपिड लेबर या प्रेसिपिटेट लेबर। और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पेरिनियल टियरिंग हो सकती है। ओके गाइस, तो हमने अभी यहां पर क्या चीजें डिस्कस की? हमने यहां पर डिस्कस किया कि दीज आर द बेसिक etiological फैक्टर्स या दीज आर द रीजंस बिहाइंड दी पेरिनियल टियरिंग। पेरिनियल टियर के पीछे ये सारे कारण होते हैं। इनके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे पेरिनियल टियरिंग के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे लार्ज साइज ऑफ फीटस की अगर साइज बड़ी है, बेबी जैसे सपोज मैक्रोसोमिया की कंडीशन में है, या मैक्रोसिफेली, बेबी का हेड बड़ा है, या बेबी की पूरी बॉडी बहुत बड़ी है, तो वो भी पेरिनियल टियर करवा सकता है। इसके साथ साथ वो ऑब्स्टेट्रिकल लेबर भी करवा सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी करवा सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड लेबर भी करवा सकता है। तो ये सारी चीजें थी, ये रीजन थे जिसके पीछे जिसके कारण से वहां पर फीमेल में क्या हो सकता है? पेरिनियल टियरिंग हो सकती है। चलिए, अब हम यहां पर पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? रिगार्डिंग दी डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टियर। ओके गाइज, डिग्री पढ़ने से पहले, बिफोर गोइंग टू द पॉइंट ऑफ डिग्री, हम पहले यह पढ़ेंगे कि हम पेरिनियल टियर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट दी पेरिनियल टियरिंग। तो आपका यहां पर हेडिंग क्या होगा? हाउ टू प्रिवेंट दी पेरिनियल टियरिंग। फाइन। तो हमारा हेडिंग हो गया प्रिवेंशन ऑफ पेरिनियल टियर। हाउ टू प्रिवेंट दी पेरिनियल टियर। इसमें सबसे पहले जो आपके वहां पर लिखा हुआ भी है, एक रिटगेन मैन्युअल। गाइस, रिटगेन मैन्युअल का यहां पर मीनिंग क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिटगेन मैन्युअल? रिटगेन मैन्युअल रिटगेन के द्वारा दिया गया था। ये मतलब ये एक आपको एक तरीका बता रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? ये एक आपको एक मेथड बताएगा, एक तरीका बताएगा कि अगर वहां डिलीवरी होती है तो हम कैसे पेरिनियल टियर को एज ए नर्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है सपोर्टिंग दी फीटल हेड। कैसे है ये बता रहा है आपको कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये आपको एक तरीका बता रहा है। सपोर्टिंग द फीटल हेड
by left hand, supporting the fetal head by the left hand for कंप्लीट फ्लेक्शन। आपने क्या काम किया, जो लेफ्ट हैंड था उससे फीटस के हेड को कंप्लीटली फ्लेक्स कर दिया, गर्दन पूरी मोड़ दी। अगर सपोज फीटस का हेड स्ट्रेट होगा तो उसको जगह ज्यादा चाहिए, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए और वो टीयरिंग करवाएगा। अगर आपने वहां पे जब वेजाइनल एरिया से हेड क्रॉस हो रहा है, आपने उसको फ्लेक्स कर दिया तो उसको स्पेस कम ऑक्यूपाई करना होगा। तो आपने क्या काम किया, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड यू सपोर्टेड द फीटल हेड, आपने फीटस के हेड को सपोर्ट किया। जब हेड को आपने अंदर की तरफ दबाया तो हेड कैसा हो गया, हेड फ्लैक्स हो गया। बेबी का जो सिर था वो कैसा हो गया, फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है गर्दन की तरफ मुड़ना। और दूसरे हाथ से आपके राइट हैंड से आपने क्या किया, आपने सपोर्ट किया किसको, पेरिनियम को। सो विद द सपोर्टिंग द फीटल हेड विद द लेफ्ट हैंड फॉर द कंप्लीट फ्लेक्शन एंड by right hand, by the right hand support the perineum। तो जो पेरिनियल के मसल्स हैं उसको आपने राइट हैंड से सपोर्ट करके रखा और लेफ्ट हैंड से आपने बच्चे के सिर को फोल्ड कर दिया ज्यादा अंदर की तरफ। ये हो गया आपका रिटगेन मैनवर। इससे क्या होगा, इससे ये फर्क पड़ेगा, जो वल्वा वाला रीजन होता है या जो लोअर, आप ऐसा कह सकते हो जो पेरिनियम वाला रीजन होता है, उस पे स्ट्रेचिंग ज्यादा नहीं होगा, ओवर स्ट्रेचिंग विल बी प्रिवेंटेड। अगर एरिया स्ट्रेच नहीं होगा तो टीयर भी नहीं होगा। फाइन, इसको बोलते हैं रिटगेन मैनवर। गाइस, रिटगेन मैनवर के अलावा हम लोग लाइक वी कैन प्रिवेंट दी पेरिनियल टीयर। जो हमारी सेकेंड मेथड है, परफॉर्मिंग एपिसियोटोमी। बाय परफॉर्मिंग दी एपिसियोटोमी। अगर आप एपिसियोटोमी करते हो, सपोज कीजिए लेबर के समय में, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, आप क्या काम कर सकते हो, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, टू प्रिवेंट फर्स्ट एंड, मैंने कहा था थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना, वो किसके थ्रू, थ्रू दी एपिसियोटोमी। तीसरा एक और तरीका है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। अगर पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करना है, अगर डॉक्टर को रिस्क नहीं लेनी है, तो इसका एक सीधा सा रास्ता, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर ए सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन कर सकते हैं। अगर डॉक्टर सपोज कीजिए एब्डोमेन एरिया को ओपन करके अगर सिजेरियन ही करेगा तो वहां पर बेबी जाएगा ही नीचे, कहां पर, वेजाइनल रीजन में बेबी जाएगा नहीं, वो टच भी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली वहां पर पेरिनियल टीयरिंग भी नहीं होगा। ओके गाइस, तो बाय परफॉर्मिंग दी सिजेरियन सेक्शन वी कैन प्रिवेंट दी एपिसियोटोमी। हमें वहां पर एपिसियोटोमी नहीं करना होगा और हमें वहां पर सिजेरियन सेक्शन भी, सॉरी, वहां पर हमें एपिसियोटोमी नहीं करना होगा और उसके साथ साथ हमारा पेरिनियल टीयर है वो भी बच जाएगा। तो एपिसियोटोमी या पेरिनियल टीयर, इन सबसे बचना है तो एक ही तरीका है, सिजेरियन सेक्शन, दैट इज दी सी सेक्शन। ओके गाइज, अब हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयरिंग की। व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टीयरिंग। ये डिग्री हम लोग किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वी आर इंडिकेटिंग दी सीवियरिटी, वी आर इंडिकेटिंग दी सीवियरिटी की जो हमारा जो पेरिनियल टीयर है फीमेल में वो कितना सीवियर है, उस चीज को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर जो होगा दैट इज दी फर्स्ट डिग्री। गाइज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी फर्स्ट डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर। ये थोड़ा लेस सीवियर होता है, मैं यहां पर इससे सीवियरिटी के बारे में भी आपको समझाऊंगा, ये कितना मुश्किल है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट डिग्री के बारे में। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, इन दिस सुपरफिशियल
epithelial, in the superficial epithelial skin tissues are damaged. Skin tissues are damaged. तो ये क्या था? दिस इज दी फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर. ऑलराइट गाइस, तो यहां पर आपने क्या समझा? इन दिस द सुपरफिशियल एपिथेलियल स्किन टिश्यूज आर डैमेज. जो ऊपर, सपोज इसमें क्या इन्वॉल्व हुआ? अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपका एक सिंपल सा आंसर होना चाहिए एपिथेलियल रीजन या स्किन ऑफ द वेजाइना. जो वेजाइना का जो स्किन वाला पार्ट होता है, वो स्किन वाला पार्ट ही केवल यहां पर इन्वॉल्व होता है. किसमें मैं बात कर रहा हूं? फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर में. इन दिस द सुपरफिशियल एपिथेलियल स्किन टिश्यूज आर डैमेज्ड. ऑलराइट, अब सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री. तो गाइस, फर्स्ट डिग्री के बाद में नेक्स्ट वन क्या होता है? नेक्स्ट वन इज दी सेकेंड डिग्री. और सेकेंड डिग्री के अंदर क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स damage of epithelial skin and vaginal muscles. तो गाइस, सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या क्या डैमेज हुआ? सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर डैमेज हुए स्किन, जो वेजाइनल का एपिथेलियल स्किन था वो डैमेज हुआ. उसके साथ साथ थोड़ा और आगे हम डीप में गए तो वेजाइनल मसल्स. तो वेजाइनल मसल्स भी यहां पर डैमेज हो गई. दैट इज दी सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर. ऑलराइट गाइस, तो मैंने आपको क्या कहा? वहां पर सुपरफिशियल एपिथेलियल स्किन टिश्यूज ऑफ द रीजन इज ऑल्सो डैमेज, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेजाइनल मसल्स. तो क्या चीज डैमेज हुई? वेजाइनल मसल्स आर ऑल्सो डैमेज. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक हम लोग एग्जाम्पल रख सकते हैं. एग्जाम्पल, ड्यू टू मीडियोलेटरल ओके. तो आपने क्या समझा यहां पर? आपने ये देखा कि ड्यू टू द मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी. गाइस, लेकिन सपोज कीजिए लाइक बहुत ही सिंपल सी टास्क थी यहां पर. ओके, मीडियोलेटरल का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, मीडियल एरियल से स्टार्ट होके सीधा लाइक सॉरी, मीडियोलेटरल की मैं बात कर रहा था. तो दिस इज द मीडियल एंड लाइक दिस. या प्लीज करेक्ट कर लेना इसको, मीडियोलेटरल. तो गाइज, सेकेंड डिग्री जो पेरिनियल टीयर है वो हो सकता है इसकी वजह से, मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी की वजह से. तो ड्यू टू द मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी. अगर आपसे कभी कोई पूछे, ये एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया. सो दिस विल बी लाइक ए क्वेश्चन फॉर यू गाइज कि मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी की वजह से कौन सा पेरिनियल टीयर हो सकता है? योर आंसर शुड बी सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर. मैंने क्या बोला? मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी जो होता है उस कंडीशन के अंदर स्किन का एपिथेलियम तो डैमेज होगा ही होगा, अगर वेजाइना की मसल्स भी डैमेज हो जाएं. मैंने क्या बोला? वेजाइना की मसल्स भी अगर वहां पर इन्वॉल्व हो जाएं और मसल्स भी अगर डैमेज होना शुरू हो जाएं तो हम उसका क्या नाम देंगे? सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयरिंग. गाइस, इसके बाद सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर के बाद नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयरिंग. तो फर्स्ट डिग्री में आपने क्या समझा? फर्स्ट डिग्री में आपने देखा कि केवल सुपरफिशियल स्किन डैमेज हुई है. आपने सेकेंड डिग्री में क्या देखा? सुपरफिशियल स्किन के साथ साथ डीप में जो वेजाइनल मसल्स हैं वो मसल्स भी यहां पर क्या हुई है? डैमेज हुई हैं. चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर के बारे में. किसके बारे में गाइस? फर्स्ट डिग्री हमारा क्लियर है. फर्स्ट डिग्री में केवल सुपरफिशियल वेजाइनल स्किन का एरिया डैमेज हुआ है. सेकेंड डिग्री के अंदर स्किन के साथ साथ वहां पर मसल्स का भी डैमेज हुआ है, स्पेशली कौन सी की वजह से? मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी की वजह से. नेक्स्ट वन इज द थर्ड डिग्री. थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर. गाइस, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर में क्या होगा? एपिथेलियल स्किन डैमेज, एपिथेलियल स्किन डैमेज, नंबर 1. नंबर 2, वेजाइनल मसल्स डैमेज, वेजाइनल
मसल डैमेज। और तीसरा, अब यहां पर इसको थर्ड डिग्री बोला गया है, तो इसमें और क्या होगा, डैमेज ऑफ इंटरनल स्पिंटर। ओके, तो गाइस इसमें यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो यही है कि थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर में क्या होता है। सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर में क्या था, वेजाइनल मसल्स डैमेज हुई थी। थर्ड डिग्री में वेजाइनल मसल्स के अलावा जो इंटरनल स्पिंटर है, जैसे सपोज कीजिए यहां से क्या हुआ, इस एरिया की मसल्स तो डैमेज हो गई थी पहले। अब जो यहां पर एनल स्पिंटर है, जो एनल स्पिंटर है उसके दो मसल्स होती हैं, दो एरियाज होते हैं, एक अंदर वाला स्पिंटर जिसको हम लोग इंटरनल एनल स्पिंटर कहते हैं, दूसरे वाला जो होता है वो वॉलेंट्री मसल्स मतलब स्केलेटल मसल्स का बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल मसल्स। तो ये इंटरनल मसल्स, इंटरनल स्पिंटर एंड एक्सटर्नल स्पिंटर, याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंटरनल स्पिंटर एंड एक्सटर्नल स्पिंटर। जो इंटरनल स्पिंटर था क्या चीज, इंटरनल स्पिंटर, अगर उसका डैमेज हो जाए, इंटरनल स्पिंटर का डैमेज हो जाए तो कौन सा डिग्री सपोज पेरिनियल टियर होगा, थर्ड डिग्री पेरिनियल टियरिंग। ओके, सो डैमेज ऑफ द इंटरनल लाइक एनल स्पिंटर। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिग्री के बारे में। फोर्थ डिग्री के बारे में, फोर्थ डिग्री में क्या होगा, फोर्थ डिग्री के अंदर स्किन डैमेज प्लस तो गाइस आपने क्या काम देखा, स्किन डैमेज प्लस वेजाइनल म्यूकोसा, या आप वेजाइनल म्यूकोसा ना लिखिए, आप इसको वेजाइनल मसल से लिखिए, प्लस तो आपने स्किन डैमेज हुआ, वेजाइनल मसल्स का एरिया डैमेज हुआ, प्लस एक और चीज यहां पर इंटरनल स्पिंटर, इंटरनल स्पिंटर, ओके, प्लस एनस या रेक्टम टियरिंग। ऑल राइट, ये जो थर्ड और फोर्थ डिग्री है ये बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चीज को गाइस, मैंने आपको यहां पर बताया, सबसे पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री के अंदर होगा लाइक सुपरफिशियल स्किन डैमेज। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होगा, स्किन डैमेज के साथ साथ मसल्स का भी डैमेज। कौन सी मसल्स की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी वेजाइनल मसल्स। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री की। तो गाइस थर्ड डिग्री में क्या हुआ, एपिथेलियल स्किन डैमेज हुई, ये फर्स्ट हो गया, वेजाइनल मसल्स डैमेज हो गई, ये सेकंड हो गया। थर्ड में स्पेशल एक और चीज मैंने ऐड की है, वो है डैमेज ऑफ इंटरनल स्पिंटर। इंटरनल स्पिंटर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनल स्पिंटर की। आई एम टॉकिंग अबाउट दी इंटरनल एनल स्पिंटर, इंटरनल एनल स्पिंटर। ऑलराइट, अब फोर्थ डिग्री में क्या हुआ, सपोज थर्ड डिग्री के अंदर क्या हो रहा था, यहां पे सपोज कीजिए स्पिंटर था तो वो डैमेज हो गया। अब पूरा जो रेक्टम वाला पार्ट है, अगर वो रेक्टम का हिस्सा भी डैमेज होने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। तो फोर्थ डिग्री में क्या हुआ, स्किन डैमेज, वेजाइनल म्यूकोसा या वेजाइनल मसल्स डैमेज, वेजाइनल मसल्स के बाद में इंटरनल स्पिंटर मैनेज, इंटरनल स्पिंटर तक वो क्या होता है, थर्ड डिग्री होता है। फोर्थ डिग्री में क्या होगा, एनस या रेक्टम टियरिंग। उस एरिया में वहां पे जो नीचे एनल स्पिंटर है तो इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे रेक्टम होगा। तो अगर रेक्टम की भी टियरिंग स्टार्ट हो जाए, रेक्टम का भी क्या स्टार्ट हो जाए, टियरिंग स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। हमने इसका क्या नाम दिया, फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। तो आपको फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर से क्या चीज समझ में आई, आपको फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर से चीज समझ में आया कि सर फोर्थ डिग्री के अंदर इंटरनल एनल स्पिंटर के अलावा जो नीचे का एनस वाला पार्ट होता है या जो रेक्टम का हिस्सा होता है, वो एरिया भी डैमेज हो जाए, वो एरिया भी अगर टियर हो जाए तो हम उसको फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर कहते हैं। थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर जो होते हैं, दे आर द इमरजेंसी। वो क्या है, इमरजेंसी होते हैं। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले अब आपके पास यहां पर चैलेंज ये होगा कि हम इसको मैनेज कैसे करें। अगर एक बार सपोज कीजिए पेरिनियल टियर हो गया तो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। आपने क्या चीज समझ में आई, आपको यह समझ में आया कि जो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री था वो डेंजरस था।
क्यों? बिकॉज थर्ड डिग्री के अंदर इंटरनल स्पिंटर जो था, इंटरनल स्पिंटर, इस स्पिंटर की मसल्स डैमेज हो गई और फोर्थ डिग्री में ये मसल्स के साथ साथ एनस तक पहुंच गया। फोर्थ डिग्री का मतलब आप यहां पर ऐसा समझ सकते हो, इट इज ए रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, कंप्लीट रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। शॉर्ट में हम इसको RVF कह सकते हैं, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर, मतलब सबसे डेंजरस वाला, सबसे टफ वाला। ओके, अब चलते हैं हम लोग इनके मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ पेरिनियल टियरिंग। तो गाइज हमने देखा कि जो फर्स्ट डिग्री और जो सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर था वो कम सीवियर था, मतलब उसको हम मैनेज कर सकते थे। ऑलराइट, जो थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर था वो बड़ा मेजर डैमेज था, दैट नीड द इमीडिएट ट्रीटमेंट। अगर हम पेरिनियल टियर को ट्रीट नहीं करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे? इट विल कॉज दी सेप्सिस। पेरिनियल टियर को अगर आपने ट्रीट नहीं किया, अगर आपने समय के अनुसार नहीं देखा, इट विल कॉज दी सेप्सिस, इट कैन कॉज दी सेप्सिस। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऑफ पेरिनियल टियर। तो गाइस हाउ डू यू मैनेज द पेरिनियल टियर, इसका क्या मैनेजमेंट होता है? चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर, फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर शुड बी मैनेज्ड इन लेबर रूम। क्या लिखा आपने? जो फर्स्ट डिग्री और जो सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर होता है, इसका ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? देखिए, इट शुड बी लाइक द फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री पेरिनियल टियर शुड बी मैनेज्ड इन द लेबर रूम। मतलब इनका ट्रीटमेंट हमें कहां पर करना है? वी शुड ट्रीट देम एट द लेबर रूम। अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो चीज देखिए। सबसे पहले these type of tearing, these type of tearing, that is the first degree and second degree बात कर रहा हूं मैं, these type of tearing can be repaired, can be repaired with the Vicryl suture, Vicryl suture। Vicryl suture मतलब मैं बात कर रहा हूं पॉलीगैलेक्टिन से, पॉलीगैलेक्टिन से। ऑलराइट गाइस, तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को आपने किससे ट्रीट किया? आपने फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री को ट्रीट किया था विद द हेल्प ऑफ Vicryl suture। सूचर हम किस तरीके से लगाएंगे? वी विल गो फॉर दी मेनली इंटरप्टेड सूचर। ऑलराइट गाइस, तो इंटरप्टेड सूचर, इंटरप्टेड सूचर जो होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू टीयर आउट। ऐसे सूचर्स का जनरली कटना या अलग हटना मुश्किल होता है। फाइन, तो इसलिए जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं इंटरप्टेड सूचर्स। इंटरप्टेड सूचर्स को लगाने में समय लगता है, बट उसकी वजह से जो हीलिंग होती है वो अच्छी होती है, मसल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप नहीं बनता। ओके, अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री पेरिनियल टियर, जो हमारा पॉइंट था वो हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे के मुद्दे पे चलते हैं कि थर्ड डिग्री और अगर फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर अगर हो जाए तो अब आप वहां पर क्या करोगे? ऑब्वियसली अगर वहां पर टीयरिंग हुई है तो टीयरिंग का तो एक ही इलाज है, वो है सूचरिंग। टीयरिंग का क्या इलाज है? सूचरिंग। तो थर्ड डिग्री ओके गाइस, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री को आप कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले फर्स्ट सूचर दी एनएस पार्ट।
ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें सूचर करना है किस चीज को, जो एनएस का रीजन है सबसे लास्ट में 4th डिग्री में होता है ना, राइट। तो वी शुड फर्स्ट सूचर दी एनएस पार्ट। एनएल पार्ट को अगर आपने सूचर कर लिया ऑलराइट गाइस, तो आपने सपोज कीजिए सबसे पहले एनएल पार्ट को सूचर किया। एनएल पार्ट को हम किस चीज से सूचर करेंगे, बाय प्रोलिन। तो फर्स्ट सूचर द एनएस पार्ट बाय द प्रोलिन और पीडीएस सूचर। इज दैट क्लियर नाउ? तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैंने बोला कि सपोज कीजिए ये पेरिनियल रीजन का यहां पर डैमेज है और यहां पर भी डैमेज है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है, वी शुड ट्रीट दी लाइक टीयरिंग विद द हेल्प ऑफ सूचर्स। कौन से सूचर्स? विद द हेल्प ऑफ प्रोलिन और पीडीएस सूचर। तो दो ही सूचर मेनली यहां पर काम आएंगे हमारे, या तो प्रोलिन सूचर या पीडीएस सूचर। ओके, तो आपने क्या काम किया, एनल रीजन को सूचर कर लिया। उसके बाद आपको किस चीज को सूचर करना है, पीडीएस से आपने मान लीजिए या प्रोलिन से आपने सूचर किया किस चीज को, एनल पार्ट को, मतलब एनएस को, या आप इसको रेक्टम कह सकते हो। आफ्टर दैट सूचर दी ओके। तो आपने सबसे पहले गाइस क्या काम किया, मैं देखिए दोबारा बता रहा हूं, आपने सबसे पहले इस एनल पार्ट को या इस रेक्टम पार्ट को सूचर कर लिया। ओके, एनल पार्ट या रेक्टम पार्ट को आपने क्या कर लिया, सूचर कर लिया। कौन से सूचर यूज हुए हमारे यहां पर, पीडीएस और प्रोलिन सूचर यूज, पीडीएस और प्रोलिन सूचर यूज हो गए। ये ठीक है। अब इसके बाद में आपको सपोज कीजिए इंटरनल स्पिंचर को, जो एनएस का एक तो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है, एक होता है इंटरनल स्पिंचर। तो बेसिकली आपको यहां पर क्या मिला है, like the anal region, the internal sphincter should be treated या should be sutured with the help of prolin and PDS। तो इन basically इन anal sphincter को आपको अगर सपोज कीजिए ट्रीट करना है, या मान लीजिए सपोज कीजिए सूचर करना है, तो हम कौन सा सूचर यूज करेंगे, पीडीएस और प्रोलिन। बात समझ में आई कि नहीं आई, पीडीएस या प्रोलिन वी विल यूज। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, हमने सबसे पहले प्रोलिन या पीडीएस से सूचर कर दिया, प्रोलिन और पीडीएस क्या किया हमने, सूचर कर दिया। किस पार्ट को, एनल पार्ट को। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आफ्टर दैट द सूचर विल बी अप्लाइड आफ्टर दैट द सूचर विल बी एट द इंटरनल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर को हम लोग किससे ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए भी सेम बेसिकली लाइक पीडीएस और प्रोलिन, पीडीएस और प्रोलिन। तो गाइस पीडीएस और प्रोलिन को हम क्या चीज में काम में ले रहे हैं, पीडीएस और प्रोलिन को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, हम काम ले रहे हैं किस चीज को काम करने के लिए, किस चीज को सही करने के लिए। सपोज यहां पे मैंने प्रोलिन और पीडीएस सूचर यूज किए, वो किस में यूज किए, प्रोलिन या पीडीएस सूचर। प्रोलिन और पीडीएस सूचर हमने यूज किए एनल पार्ट को रिपेयर करने के लिए। कौन से पार्ट को, एनल पार्ट को रिपेयर करने के लिए। अब एनल पार्ट रिपेयर हो गया तो इंटरनल स्पिंचर को रिपेयर कैसे करेंगे, इंटरनल स्पिंचर को अगर आपको रिपेयर करना है तो सेम वही सूचर पीडीएस या प्रोलिन सूचर यूज करते हैं। नाउ फाइनली जैसे ही आपका ये ट्रीट हो जाए, उसके बाद हमें वापस क्या ट्रीट करना है, लाइक आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, जैसे ही वहां पर दोनों सूचर अप्लाई हो गए, देन फाइनली जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री है कौन सा, देखिए इसको मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ। सूचर कौन से यूज किए, जो बहुत ही फाइन सूचर्स आते हैं, जैसे प्रोलिन सूचर आता है या पीडीएस सूचर आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं बात ये कर रहा हूं, आफ्टर ओके, हाँ, आफ्टर suturing the third and fourth, after suturing the third and fourth degree of फाइन। मैंने क्या लिखा है यहां पर आपका, आफ्टर suturing the third and fourth degree of perineal tear, then use Vicryl suture, use the Vicryl suture for suturing the
use the Vicryl suture for the suturing, for suturing the vaginal muscles, for suturing the vaginal muscles and epithelium. ओके तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको बहुत ही सिंपल सा समझना है। यहां पर कंसेप्ट यह है कि जो वेजानल मसल्स होती हैं, वेजानल एपिथेलियम में वेजानल स्किन होता है, उसको आप मैट्रेस सूचर या कंटिन्यूअस मैट्रेस सूचर के रूप में सूचर कर सकते हो, मतलब आप लगातार सूचरिंग कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है लाइक हाउ टू ट्रीट द 3rd डिग्री और 4th डिग्री, तो वहां पर आप आंसर दे रहे थे कि सर 3rd डिग्री और 4th डिग्री को आप पीडीएस या प्रोलिन सूचर दे दीजिए, ट्रीट कर दोगे। फिर सडनली वहां पर सपोज कीजिए ऑप्शंस में आ गया या सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि 2nd डिग्री और 3rd डिग्री को कैसे ट्रीट करोगे, किस चीज को, 2nd डिग्री और सॉरी 1st डिग्री और 2nd डिग्री को कैसे ट्रीट करोगे। तो वैसे सिंपल सा आंसर को लिखवाया था कि सर 1st डिग्री और 2nd डिग्री को ट्रीट करने के लिए उनको कहां पर लेना पड़ेगा, 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री शुड बी ट्रीटेड एट होम। कहां पर ट्रीट होना चाहिए, दे शुड बी ट्रीटेड एट दी होम, घर पे ही उनका इलाज होना चाहिए मेनली लाइक। तो 1st डिग्री और 2nd डिग्री के लिए आपको यहाँ पर लाइक शुड बी ट्रीटेड एट होम, होम की बजाय आपके लिए वर्ड सबसे यहाँ पर बेटर रहेगा इन द लेबर रूम। आप होम वर्ड ना यूज करके आप क्या यूज कर सकते हो, इन दी लेबर रूम। लेबर रूम में हम क्या करेंगे, वाइक्रिल सूचर लगा देंगे, वहां पे लोकल देंगे और वाइक्रिल सूचर लगा देंगे। 3rd डिग्री और 4th डिग्री का आपको ट्रीट मैंने क्या बताया था, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। कौन सा सूचर यूज करेंगे, पीडीएस और प्रोलिन। तो एक चीज याद रखना इनके ऊपर, 3rd डिग्री या 4th डिग्री के ऊपर, इट्स एन एमरजेंसी, इट्स एन एमरजेंसी। तो ये क्या है, इट इज एन एमरजेंसी होता है। कौन सी चीज की बात कर रहा हूं मैं आपको, 3rd डिग्री और 4th डिग्री का ट्रीटमेंट जो होता है वो एक एमरजेंसी सिचुएशन होता है, इमीडिएटली यहां पर ऐसे सूचर लगा के ट्रीट करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, तो आपने 1st डिग्री और 2nd डिग्री में क्या सीखा, आपने 1st डिग्री और 2nd डिग्री में सीखा कि सर हम उनको लेबर रूम में ही वाइक्रिल सूचर लगा के ट्रीट कर सकते हैं। मैंने लिखा भी आपको, आफ्टर सूचरिंग द 3rd एंड 4th डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर यूज वाइक्रिल सूचर फॉर दी वेजाइनल मसल्स एंड एपिथेलियम। साफ साफ आपके साथ में लिखा है फॉर सूचरिंग दी वेजाइनल मसल्स एंड एपिथेलियम। अगर आपसे पूछे कि 3rd डिग्री और 4th डिग्री को कैसे ट्रीट करोगे, तो 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री शुड बी ट्रीटेड विद दी पीडीएस और प्रोलिन सूचर। ऑलराइट गाइस, नाउ अब ये तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, सॉरी लाइक ये तो हमारा हो गया मैनेजमेंट। किस चीज का मैनेजमेंट, दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेरिनियल टीयरिंग। अब पेरिनियल टीयर का मैनेजमेंट होने के बाद अब इसके आते हैं छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लिकेशंस कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसके, पेरिनियल टीयर के, तो आपका आंसर होना चाहिए सेप्सिस। आपका क्या आंसर होना चाहिए, इट कैन कॉज दी सेप्सिस, इट कैन कॉज दी शोक। शोक कौन सा होगा यहां पर, स्पेशली इट विल बी या इट विल कॉज दी हाइपोवोलिमिक शोक। ऑलराइट गाइस, तो इट कैन कॉज सेप्सिस, इट कैन कॉज दी शोक, इट कैन कॉज RVF, that is the recto-vaginal fistula, recto-vaginal fistula, that is called as RVF। तो ये ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किस चीज की वजह से, पेरिनियल टीयर की वजह से। तो गाइस हमने पेरिनियल टीयर में क्या चीजें डिस्कस की, हमने पेरिनियल टीयर में डिस्कस किया इसका डेफिनेशन, हमने इसका डिस्कशन किया इसका रीजन मतलब ईटियोलॉजी के बारे में। फिर हमने क्या डिस्कशन किया, आफ्टर द ईटियोलॉजी वी डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट वेज, कुछ तरीके कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द पेरिनियल टीयरिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिग्री के बारे में, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। ऑलराइट, ये सीवियरिटी है, फाइन। अब बात करते हैं डिग्री के बाद में हमने डिस्कस किया हाउ टू मैनेज दी पेरिनियल टीयरिंग। वहां पर मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया, वहां पर हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द सूचर्स। वहां पर कौन से टाइप के सूचर्स के लिए मैंने एडवाइस किया था, लाइक इन दैट केस वी शुड गो फॉर इंटरप्टेड सूचर्स। कौन से सूचर्स, इंटरप्टेड सूचर्स। ऑलराइट गाइस, अब मुद्दे की बात ये आती है कि कैसे सूचर करोगे। पहले मैंने आपको कहा कि जो 3rd डिग्री और 4th डिग्री है उसको पहले ट्रीट कीजिए। पहले ट्रीट करने का मतलब होता है उनको सूचर कीजिए, किसके द्वारा, मेनली वहां पर पीडीएस यूज करते हैं, पर समटाइम वी कैन यूज दी प्रोलिन सूचर्स आल्सो। ये जो पीडीएस और जो प्रोलिन है ये बहुत ही फाइन सूचर्स आते हैं, बहुत ही फाइन सूचर्स आते हैं।
फाइन। अब जैसे ही आप इंटरनल स्पिंसर वगैरह को ट्रीट कर दोगे या रिपेयर कर दोगे, देन वी विल गो अप, हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री की तरफ। जैसे ही फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स उनका टीयरिंग जो सूचर है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, वी विल लाइक एडवाइज दी, जो हमारा रिसूचरिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मदर को एडवाइस देंगे कि आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने वहां पर कंसेप्शन नहीं करना है, यू शुड अवॉइड दी कंसेप्शन। ये मदर के लिए एडवाइस होती है कि जैसे आपका सूचरिंग का काम कंप्लीट हुआ, आप मदर को एडवाइस दोगे किस चीज के लिए, कि अब आपको 3 से 6 महीने तक वहां पर कंसेप्शन नहीं करना है। गाइस मैं एक बीच में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहा था कि हम इस कंडीशन में कौन सा एनेस्थीसिया यूज करेंगे, विच एनेस्थीसिया वी कैन यूज हियर। तो गाइस जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री है उसको हम लोकल एनेस्थीसिया से सही कर सकते हैं, वी कैन ट्रीट इमीडिएटली विद द लोकल एनेस्थीसिया। तो बात आती है किसकी, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयरिंग की। तो थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में वहां पर हमें क्या चाहिए, थर्ड डिग्री और फोर्थ थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर के अंदर बेसिकली वी शुड इमीडिएटली टेक द मदर या टेक द पेशेंट टू दी ओटी, ऑपरेशन थिएटर में हमें लेना पड़ेगा, और इमीडिएटली जनरल एनेस्थीसिया जीए के अंडर में थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री का जो सूचरिंग होता है वो कंप्लीट होता है, किस चीज के अंदर, अंडर दी जनरल एनेस्थीसिया। ऑलराइट गाइस, तो आपने फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री के लिए तो लोकल दिया था, और थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री के लिए क्या काम किया, यू हैव यूज्ड दी लोकल यू हैव यूज्ड दी जनरल एनेस्थीसिया जीए। अंडर द जीए हमें ट्रीट करना होता है किसको, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री को, बिकॉज थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री के जो पेशेंट्स होते हैं वो कब उनकी कंडीशन खराब हो जाए वो कोई पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बेटरली हम लोग क्या काम करते हैं, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये था रिगार्डिंग पेरिनियल टीयरिंग। ऑलराइट गाइस, अब हम यहां पर पेरिनियल टीयर का जो पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट हुआ, हमने इवन उसके कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़े। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां पे, दैट इज दी प्लेसेंटा, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, मोर्बिडली morbid adherent प्लेसेंटा। मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा की प्लेसेंटा किस तरीके से या किस खराब तरीके से प्लेसेंटा है वो चिपका हुआ है किसके साथ में, यूट्रस के साथ में। तो ये पॉइंट है हमारा मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा या अबनॉर्मल पेनिट्रेशन ऑफ प्लेसेंटा। एक सिंपल सा वर्ड क्या यूज किया यहां पर, मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा। गाइस मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा क्या प्रॉब्लम करवाता है, मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा का मतलब होता है इट इज दी अबनॉर्मल, ऐसे समझ सकते हो आप इस चीज को, सबसे पहले अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद यूट्राइन लेयर्स। अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा विद द यूट्राइन लेयर्स, जब प्लेसेंटा अबनॉर्मली यूट्राइन लेयर्स के साथ अटैच हो जाए तो हम इसको मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा कहेंगे, मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा कहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब मोर्बिड एडेरेंट प्लेसेंटा में क्या चीज आता है, यहां पे हमारे लिए पॉइंट आएगा प्लेसेंटा एक्रीटा या एसिडिटा भी बोल सकते हैं इसको, प्लेसेंटा एसिडिटा। फाइन, यहां पे एक और पॉइंट आएगा प्लेसेंटा इनक्रीटा, और एक और लास्ट पॉइंट आएगा प्लेसेंटा परक्रीटा। ऑलराइट गाइस, तो 3 हमारे यहां पर स्पेशल पॉइंट हो गए, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा एंड प्लेसेंटा परक्रीटा। ऑलराइट, एंड तीनों ही कंडीशन, these all 3 conditions they can cause the retained placenta, they can cause the retained placenta. ऑलराइट गाइस, तो अब हम इस मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हमें बस मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन तीनों का मतलब है कि प्लेसेंटा एसिडिटा किसे कहते हैं,
एसरिटा के बाद में प्लेसेंटा इनक्रीटा किसे कहते हैं और परक्रीटा किसे कहते हैं। ऑलराइट, ये तीनों चीजें हमारे लिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों ही पॉइंट्स किसके अंडर में आते हैं? दे कम्स अंडर द रिटेन्ड प्लेसेंटा, दे विल कॉज द रिटेन्ड प्लेसेंटा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि रिटेन्ड प्लेसेंटा कहते किसे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा? व्हेन द प्लेसेंटा डज नॉट डिलीवर फ्रॉम द यूट्रस विदिन 30 मिनट्स, मैक्सिमम टाइम ऑफ 30 मिनट्स, अगर 30 मिनट में प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हुई तो कंडीशन का नाम क्या होगा? रिटेन्ड प्लेसेंटा। और रिटेन्ड प्लेसेंटा का कारण क्या हो सकता है? मोर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा। तो मोर्बिड अडेरेंट प्लेसेंटा कह लीजिए आप, या अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा बोल सकते हो आप, या आप कह सकते हो कि प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रीटा एंड परक्रीटा। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमें यहां पर डिस्कस करना है और ये सब कुछ आता किसके अंडर में है? दिस ऑल थिंग्स विल कॉज द रिटेन्ड प्लेसेंटा। लेबर के समय में क्या प्रॉब्लम होगी? रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो गाइस सबसे पहले etiology of abnormal adherence of, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि क्या कारण होता है किस चीज का? अबनॉर्मल एडेरेंस ऑफ दी प्लेसेंटा का, कि प्लेसेंटा का इस तरीके से अबनॉर्मल एडेरेंस क्यों हो सकता है? व्हाट इज दी रीजन? तो इसमें सबसे मेन रीजन जो होगा दैट इज दी डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का डिफेक्टिव डेवलपमेंट होना, दैट इज द मेन रीजन। इसके अलावा absence of फाइब्रिनोइड लेयर कह सकते हो आप इसको, absence of फाइब्रिनोइड लेयर, और आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो नीटाबूच लेयर। absence of फाइब्रिनोइड लेयर और नीटाबूच लेयर। फाइन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट ये है गाइस, मान लीजिए लाइक suppose this is the uterine layer, this is you can say endometrium, this is the endometrium। अगर सपोज कीजिए ये डेसिडुआ जिसको हमने नाम दिया है यहां पर, तो मैंने लिखा है डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। या आप प्लीज एक वर्ड यूज कीजिए यहां पर, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ डेसिडुआ इंस्टेड ऑफ प्लेसेंटा, प्लीज यूज द वर्ड डेसिडुआ। प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ डेसिडुआ। अगर ये डेसिडुआ के बाद में ये आ गया आपका मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम के ये ऊपर से क्या आ गया? पेरीमेट्रियम, सीरोसल लेयर। नाउ द पॉइंट इज, अगर सपोज कीजिए ये डेसिडुआ ही डिफेक्टिव है, डेसिडुआ डिफेक्टिव का मतलब, डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम, अगर इसका डेवलपमेंट ही प्रॉपरली नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इसकी वजह से जो कोरियोनिक विलई है प्लेसेंटा की, मैं बात कर रहा हूं किसकी? कोरियोनिक विलईज की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइस द कोरियोनिक विलई दे विल स्टार्ट टू पेनिट्रेट इनटू दी मायोमेट्रियम। ये किस में घुसने लग जाएंगे? मायोमेट्रियम की तरफ पेनिट्रेट करने लग जाएंगे। बोलिए चीज समझ में आई? तो ये एक प्रॉब्लम किसकी थी? ये डेसिडुआ की प्रॉब्लम थी। दूसरा है फाइब्रिनोइड लेयर और नीटाबूच लेयर। गाइस एक चीज याद रखिए, डेसिडुआ के ऊपर अबव द डेसिडुआ द फाइब्रिनोइड इज डिपोजिटेड। जो फाइब्रिनोइड होता है वो डिपोजिट रहता है, एक फाइब्रिनोइड लेयर होती है जिसका नाम है नीटाबूच लेयर। उसी फाइब्रिनोइड लेयर का ही क्या नाम है? नीटाबूच लेयर। तो मेरा पॉइंट ये है यहां पर कि डेसिडुआ और दिस इज दी मायोमेट्रियम। तो मेरा पॉइंट ये था कि सपोज दिस इज मायोमेट्रियम, दिस इज द डेसिडुआ, और उसके बीच में डिपॉजिट है क्या चीज? फाइब्रिनोइड। तो फिब्रिनोइड जो यहां पर डिपॉजिट था, इसका क्या काम होता है? इट विल प्रिवेंट द पेनिट्रेशन या अबनॉर्मल पेनिट्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई इनटू द मायोमेट्रियम।
अब ये क्या काम करते हैं, ये जो नीचे के कोरियोनिक विलेई होते हैं, उन कोरियोनिक विलेई को आगे ऊपर की तरफ नहीं जाने देता। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्लेसेंटा अक्रेटा या परक्रेटा या इनक्रेटा को रोकना है तो बीच में फाइब्रिनोइड डिपॉजिट होना होता है। ऊपर मायोमेट्रियम, नीचे डेसिडुआ, बीच में आपने क्या लगा रखा है, आपने नीटाबूच लेयर लगा रखी है। वो क्या काम करता है, वो इस प्लेसेंटा की जो ऊपर की लेयर होती है, जो कोरियोनिक विलेई की ऊपर का एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वी विल जनरली कॉल इट एज ए सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर को ऊपर की तरफ पेनिट्रेट करने से रोकना है तो कौन सी लेयर होनी चाहिए, फाइब्रिनोइड लेयर या नीटाबूच लेयर। ये क्या काम करती है, अबनॉर्मल पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करती है। और अगर ये लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, कोरियोनिक विलेई को स्पेस मिलेगा और वो किस में घुस जाएंगे, वो मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो नीटाबूच लेयर या इस डेसिडुआ का ही मेन काम होता है इस कोरियोनिक विलेई को रोकना। किसको रोकना, कोरियोनिक विलेई के अबनॉर्मल पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना। आई होप इट इज क्लियर नाउ। शायद ये चीज आप लोगों के लिए क्लियर हो गई है। तो अगर मैं सपोज ऐसे बोल दूं कि नीटाबूच लेयर नहीं है या फाइब्रिनोइड लेयर नहीं है, आपके एक ही चीज दिमाग में आएगी, हाँ अब यहां पर कोरियोनिक विलेई को स्पेस मिलेगा, कोरियोनिक विलेई को मौका मिलेगा। वो कहां पेनिट्रेट करेंगे, वो मायोमेट्रियम की तरफ पेनिट्रेट करेंगे। देखिए, अगर कोई प्लेसेंटा मायोमेट्रियम में घुस गई, उसमें पेनिट्रेट कर गई, तो उसको बाद में डिलीवर करने में टाइम लगेगा या ना, हो सकता है वो डिलीवर भी ना हो। क्या चीज, बिकॉज डीप पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा, प्लेसेंटा को अपना वो स्पेस या उन ब्लड वेजल्स को वहां से छोड़ने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। या हो सकता है वहां से प्लेसेंटा हटे ही नहीं, हो सकता है प्लेसेंटा वहां से डिटैचमेंट ही ना हो। तो ये प्रॉब्लम होती है डीप पेनिट्रेशन की। किसकी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, डीप पेनिट्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलेई इनटू द मायोमेट्रियम। किसके अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो ये पॉइंट आपको नोट करते रहना है साथ साथ में। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम अब यहां पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी प्लेसेंटा एक्रेटा। जो मैंने आपको तीनों टाइप बताए थे उनके बारे में मैं आपको एक एक ब्रीफली पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, मैंने आपको इटियोलॉजी बताया, शायद ये चीज आप लोगों की क्लियर है। मैंने यहां पर मेन फोकस किया अब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोइड लेयर या नीटाबूच लेयर। इसके अलावा खुद आपका डेसिडुआ है वो भी डिफेक्टिव हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कुड बी दी रीजन। राइट गाइस, अब इससे पहले जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबनॉर्मल प्लेसेंटा पढ़ें, उससे पहले हमें यह पढ़ना है कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। ये जो आपका प्लेसेंटा एक्रेटा या परक्रेटा जो कुछ भी है, इसके पीछे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए, अब हमारा पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लेसेंटा एक्रेटा और इनक्रेटा या फिर परक्रेटा। ऑलराइट गाइस, तो इनक्रेटा, एक्रेटा, एसिरिटा, इनक्रेटा और परक्रेटा, इनके पीछे रिस्क फैक्टर क्या है, क्या कारण है इनके पीछे। तो यहां पर आपका आंसर सबसे पहले यही आना चाहिए, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ये चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि प्लेसेंटा एक्रेटा, परक्रेटा या इनक्रेटा जो भी हैं, इनके पीछे मेन कारण क्या है। तो इनका मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो अभी जो करंट प्रेगनेंसी है, द करंट प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो मेन कारण हो सकता है। दूसरा, सेकेंड वन यहां पर सिजेरियन सेक्शन, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है, सेकेंड मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा एडवांस एज ऑफ मदर हो सकता है। इसके अलावा यहां पर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ
मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, कि पहले की भी हिस्ट्री रही है कि हमने मैनुअली प्लेसेंटा को क्या किया है, रिमूव किया है। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है मायोमेक्टमी। क्या बता रहा हूं मैं आपको यहां पर, मायोमेक्टमी। गाइस मायोमेक्टमी ऑल्सो कैन कॉज दी प्लेसेंटा एक्रेटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। तो ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स। कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, किन के लिए, मॉर्बिडली अडहेरेंट प्लेसेंटा के पीछे की जो अबनॉर्मल अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा का, उसके पीछे के रिस्क फैक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। अब हम यहां पर सबसे पहले इन तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए प्लेसेंटा एक्रेटा, परक्रीटा या इनक्रीटा का इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरी होता है। अगर इनको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो वहां पे हैवी ब्लड लॉस होगा मदर को, एंड हैवी ब्लड लॉस की वजह से मदर जो है लाइक ये क्या करवा सकते हैं, दे विल कॉज द पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज होगा इनकी वजह से, और मदर कैन गो इनटू द हाइपोवोलेमिक शॉक। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले प्लेसेंटा एसिडिटा का क्या मतलब होता है, एस्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, इट इज दी सुपरफिशियल, इट इज दी सुपरफिशियल अटैचमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई विद मायोमेट्रियम मसल्स। जब मायोमेट्रियम की मसल्स के साथ में केवल सुपरफिशियल, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया है, डेसिडुआ को क्रॉस करके केवल मायोमेट्रियम को टच किया है, तो उस सुपरफिशियल अटैचमेंट को कहते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। ऑलराइट गाइस, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं लाइक दिस इज दी डेसिडुआ कोरियोनिक विलाइज, ऑलराइट, एंड these chorionic villi they just slightly they have attached with the myometrium, ऑलराइट। तो उन्होंने क्या काम किया, इस मायोमेट्रियम के साथ में बस स्लाइटली हल्का सा अटैचमेंट किया और उसको हमने नाम दिया प्लेसेंटा एक्रेटा, ऑलराइट। प्लेसेंटा एक्रेटा के बाद में जो सेकंड वन, जो हमारा सेकंड पॉइंट है या सेकंड जो हमारा टाइप होगा, दैट इज दी प्लेसेंटा इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा। गाइस प्लेसेंटा इनक्रीटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पहले में मैं देखिए प्लेसेंटा एक्रेटा का मतलब मैं बता रहा हूं सुपरफिशियल अटैचमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई। प्लीज डिफरेंस समझना पड़ेगा आप लोगों को, सुपरफिशियल केवल टच किया है, सुपरफिशियल अटैचमेंट ऑफ कोरियोनिक विलाई विद द मायोमेट्रियम। अगर मैं सुपरफिशियल वर्ड के बजाय डीप अटैचमेंट लगवा दूं, बहुत गहराई में चले गए हैं किसमें, मायोमेट्रियम में, तो इसका मतलब होता है इनक्रीटा। इन का मतलब अंदर, किस चीज का, अबनॉर्मल प्लेसेंटा का। तो डीप पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, डीप पेनिट्रेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई विद मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम के साथ में अगर ये डीपली काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए पूरी मायोमेट्रियम में, क्या चीज, कोरियोनिक विलाई बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको इनक्रीटा कहेंगे। और लास्ट में एक नाम आता है प्लेसेंटा परक्रीटा। पर का मतलब होता है पूरा ही चला गया, प्लेसेंटा परक्रीटा। ऑलराइट गाइस, तो गाइस प्लेसेंटा परक्रीटा का मतलब क्या होगा, प्लेसेंटा परक्रीटा का मतलब होता है when the placenta is going deep into the chorionic villi with myometrium and even perimetrium। देखिए इसका मतलब, प्लीज करेक्ट दिस स्पेलिंग, ओके। इसमें देखिए when chorionic villi
penetrate, when chorionic villi penetrate deep inside myometrium, deep inside the myometrium and reach up to पेरीमेट्रियम। तो यहां पर मैंने मायोमेट्रियम को क्रॉस कर दिया है और मैं पेरीमेट्रियम पे पहुंच गया हूं। दिस इज ए पेरीमेट्रियम, इज ए सीरोसल लेयर। पेरीमेट्रियम क्या होती है? ये एक सीरोसल लेयर, मतलब आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम यूट्रस की। तो अगर पेरीमेट्रियम, देखिए सपोज कीजिए केवल सुपरफिशियल अटैचमेंट हुआ है तो वो है कौन सा? एक्रीटा। और अगर डीप पेनिट्रेशन हो गया है तो उसका नाम हो गया इनक्रीटा। और अगर पेरीमेट्रियम किस चीज को, पेरीमेट्रियम तक चला गया है और इवन यूट्रस के लिगामेंट्स भी अटैच हो गए हैं, यूट्राइन लिगामेंट्स वगैरह भी चले गए हैं, कि उनके पास में भी अगर ये कोरियोनिक विली चले गए हैं तो उसका नाम होता है परक्रीटा। यूट्राइन लिगामेंट्स, यूट्राइन पेरीमेट्रियम, तो उसका क्या नाम होता है? परक्रीटा। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारे 3 स्पेशल अलग अलग टाइप्स थे। किनके बारे में? दीज आर दी अबनॉर्मली एडियरेंट प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के अबनॉर्मल एडियरेंस थे। ऑलराइट, अब गाइस हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? हाउ टू डायग्नोज दीज अबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ द प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा की जो आपकी अबनॉर्मल सिचुएशंस आपके सामने आई हैं, इनको आप डायग्नोज कैसे कर सकते हो? इन माई ओपिनियन, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बोलता है, दैट सेज दैट कि इनको सबसे बेस्ट डायग्नोज किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो हम इनको डायग्नोज करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ट डायग्नोस्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप इसको बेस्ट डायग्नोज कैसे करोगे? व्हेन मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज फेल्ड। जब आप मैनुअली, क्या काम था? जैसे सपोज कीजिए यूट्रस था, यूट्रस के अंदर यहां पर ये प्लेसेंटा अटैच्ड है और इस प्लेसेंटा को आपने मैनुअली ग्लाउड हैंड, मैंने आपको मैनुअल रिमूवल पढ़ाया है, आपने जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू मैनुअल रिमूवल, मतलब आपने ग्लाउड हैंड इंसर्ट करके आप मार्जिन पे पहुंचना चाह रहे थे और दोनों मार्जिन को पहले सपोज कीजिए रिमूव करके हम स्लाइसिंग मेथड में, स्लाइसिंग मेथड के अंदर बेसिकली क्या कर रहे थे? प्लेसेंटा को रिमूव कर रहे थे। अगर ये मैनुअल मेथड्स का जो रिमूवल है ये फेल हो जाए, बिकॉज आपको प्लेसेंटा के पूरे मार्जिन अच्छी तरीके से नहीं मिल रहे हैं, मार्जिन काफी डीप तक पेनिट्रेटेड हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट नहीं होगा। तो मैनुअल रिमूवल भी जब फेल्ड हो जाए, जिसका मतलब प्लेसेंटा बहुत कठिनली या बहुत डीपली पेनिट्रेट है, अदरवाइज मैनुअली अगर हम ट्राई कर रहे थे तो उतर निकल जाता वो या रिमूव हो जाता। फाइन, एक ये चीज हो गया, बेस्ट डायग्नोज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी व्हेन द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज फेल्ड। इसके अलावा इसके आप डायग्नोसिस के लिए आप ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हो, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। उसके अलावा हम डोपलर कर सकते हैं और बेस्ट रहेगा क्या चीज के लिए? सबसे बेस्ट हम डायग्नोस कर सकते हैं एमआरआई के लिए। ये हमारा डायग्नोसिस होगा विद द हेल्प ऑफ एमआरआई। एमआरआई से हमें एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि ये प्लेसेंटा अक्रीटा है या इनक्रीटा है या परक्रीटा है। ऑलराइट गाइस, तो दीज आर द बेसिक डायग्नोस्टिक्स या दीज आर द बेसिक डायग्नोस्टिक मेथड्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अबनॉर्मल अडेरेंस ऑफ प्लेसेंटा। फाइन, जब आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करोगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में आपको क्या मिलेगा? लाइक टर्बुलेंस, इंट्रावेस्कुलर, साइनस ब्लड फ्लो। बेसिकली जो प्लेसेंटा के अंदर जो विलाइज हैं उनमें टर्बुलेंट मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देगी। जो टर्बुलेंट इनवेस्कुलर, सॉरी टर्बुलेंस इंट्रावेस्कुलर, प्लीज इसको करेक्ट कीजिए, टर्बुलेंस इंट्रावेस्कुलर साइनस ब्लड फ्लो। तो जो साइनस के रूप में मतलब जो आपके विलाइज हैं उनसे जो ब्लड फ्लो था वो ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा,
किसके अंदर, अगर सपोज पेशेंट को क्या है, प्लेसेंटा अक्रेटा, इनक्रेटा या परक्रेटा है। ऑलराइट गाइस, तो हम इसको एमआरआई, डोपलर या ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी इनसे डायग्नोज कर सकते हैं। वी कैन डायग्नोज वेरी वेल अबाउट देम। ऑलराइट गाइस, नाउ फाइनली व्हाट इज द मैनेजमेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज दीज ऑल अबनॉर्मल कंडीशंस या अबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे। मैनेजमेंट ऑफ दीज अबनॉर्मल कंडीशन इज वेरी क्रूशियल, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैनेजमेंट में आपको देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट में ये देखना पड़ेगा आपको कि जो मदर है उसका कौन सा डिलीवरी है, फैमिली कंप्लीट है या नहीं है, प्राइमरी ग्रेविडा है या मल्टी ग्रेविडा है, वो चीज आपको यहां पर देखनी बहुत जरूरी है। तो वो चीज हम लोग देख लेते हैं। इफ द फैमिली इज कंप्लीटेड, अगर मदर का फैमिली कंप्लीटेड है तो हम क्या करेंगे, वी कैन गो फॉर हिस्टेक्टोमी। वी कैन गो फॉर दी हिस्टेक्टोमी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द फैमिली इज कंप्लीटेड वी कैन गो फॉर हिस्टेक्टोमी, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, इट विल कॉज हैवी ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्सिस। तो हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत कॉमन होता है, और आगे चल के इन्फेक्शन मतलब सेप्सिस की रिस्क रहती है मदर को, तो बेटर है दे विल गो फॉर दी हिस्टेक्टोमी। बट अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, इफ फैमिली इज नॉट कंप्लीटेड, तब हम क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन है, वी कैन कट दी अम्बिलिकल कॉर्ड। हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होगा, कहां पर, वी हैव टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड डीप इनसाइड द यूट्रस एज ए मैक्सिमम, मतलब जितना मैक्सिमम हम अंदर से यूट्राइन को अम्बिलिकल कॉर्ड को, जितना अंदर से अम्बिलिकल कॉर्ड को यूट्रस से कट कर सकते हैं उतना हमें कट करना है। मतलब बहुत ही छोटी साइज का अम्बिलिकल कॉर्ड ही हमें प्लेसेंटा से अटैच छोड़ना है, लाइक दिस। सो लाइक यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो हम इस अम्बिलिकल कॉर्ड को, एक तो फीटस वाला साइड था वो तो अलग हो गया, काट दिया आपने, जितना डीपली हम काट सकते हैं उतना डीपली हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देंगे। देन administer injection methotrexate, injection methotrexate, and wait for autolysis, LYSIS, autolysis of placenta. Repeat USG। मतलब ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल्फ अब्जॉर्प्शन, प्लेसेंटा है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अब्जॉर्ब होना शुरू कर देगा। अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, प्लेसेंटा के जो टिश्यूज हैं वो श्रिंक होने लग जाएंगे, अब्जॉर्प्शन की वजह से उसका एट्रोफी होगा और धीरे धीरे प्लेसेंटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपने प्लेसेंटा को रिमूव नहीं किया, आपने वहां पर वेट किया कि जो प्लेसेंटा है वो ऑटोमेटिकली डीजनरेटेड हो जाए। तो ऑटोमेटिक डीजनरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ऑटोमेटिक डीजनरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है ऑटोलाइसिस। और उसके साथ साथ आप यहां पर ड्रग्स भी दे रहे हो, कौन सी ड्रग आप दे रहे हो यहां पर पेशेंट को, मेथोट्रेक्सेट। तो मेथोट्रेक्सेट इज द बेस्ट ड्रग्स फॉर द ऑटोलाइसिस ऑफ द प्लेसेंटा। इसके साथ साथ गाइस यहां पर लाइक हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं, वी कैन गिव दी एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। ऑब्वियसली यहां पर एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज मदर को क्या हो जाएगा, मदर विल हैव दी सेप्सिस। ऑलराइट गाइस, अब इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस अबनॉर्मल प्लेसेंटा के, यस ऑब्वियसली हो सकते हैं। इट विल कॉज सीवियर पीपीएच, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की जब मैं बात करूं अबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा की या मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा की, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वहां पर सीवियर सेप्सिस हो सकता है, वहां पर सीवियर सेप्टिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ब्लड लॉस ज्यादा होगा वहां पर, दैट कुड हैपन। यूट्राइन इन्वर्जन, यूट्राइन इन्वर्जन कैसे होगा, यूट्राइन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लाइक एज ए कॉम्प्लिकेशन की जब आप बात करते हो, एज आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन के पॉइंट में एक वर्ड मैंने बोला है अभी यहां पर, यूट्राइन इन्वर्जन।
यूट्राइन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इनसाइड पार्ट ऑफ यूट्रस कम आउट फ्रॉम वेजाइना। जो यूट्रस का, ऐसे आप लाइक इसको ऐसे समझ सकते हो, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? यूट्राइन इन्वर्जन हमारे लिए कहां पर वर्ड आ गया? दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। जब हम अबनॉर्मल अडेरेंट प्लेसेंटा का कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हमारे सामने ये वर्ड आ गया। मैंने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ाया हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, सीवियर पीपीएच और उसके साथ में यूट्राइन इन्वर्जन। इन्वर्जन के बारे में मैंने आपको कहा इनसाइड पार्ट ऑफ यूट्रस कम आउट फ्रॉम द वेजाइना। देखिए इसे लाइक दिस, तो देखिए ये है फंडस वाला हिस्सा। जब यूट्रस का अंदर का पार्ट जो फंडस है तो कि यहां पर होना चाहिए था, वो फंडस का पार्ट ऐसे बाहर डिप करने लग जाए, मतलब बाहर निकलना लग जाए, ये इंटरनल ओएस है, मतलब यहां तक आ गया। दिस इज दी फर्स्ट डिग्री या माइल्ड, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डिम्पलिंग यूट्राइन इन्वर्जन। डिम्पलिंग यूट्राइन इन्वर्जन आप बोल सकते हो कि जो फंडस है उसने केवल डिंपल के रूप में बाहर निकला है, किस पे? इंटरनल ओएस के रूप में, या फर्स्ट डिग्री यूट्राइन इन्वर्जन। यूट्रस के अंदर का हिस्सा कहां आ रहा था? बाहर आ रहा था। अंदर का हिस्सा जो था वो बाहर निकल रहा था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? यूट्राइन इन्वर्जन। द इनर साइड ऑफ द यूट्रस कम आउट फ्रॉम द वेजाइना या इंटरनल ओएस ऑफ द सर्विक्स। तो गाइज इसलिए इसका नाम क्या रखा? यूट्राइन इन्वर्जन। जब यूट्राइस का अगर केवल फंडस वाला पार्ट, सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, तो फंडस वाला पार्ट जब इंटरनल ओवस तक आ जाए, कहां पर आ जाए? इंटरनल ओवस तक आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं डिम्पलिंग। ऑलराइट। उसके अलावा कई बार क्या हो सकता है, सम टाइम वो इंटरनल ओवस से आगे निकल के इट कैन गो अप टू दी वेजाइना। ये सेकेंड डिग्री यूट्राइन इन्वर्जन हो गया, मतलब ये वेजाइना में अपीयर होने लग जाता है। ऑलराइट। तो हम लोग बेसिकली जब वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो वेजाइना में बहुत सारा स्वेलिंग, पूरा एरिया थोड़ा सा हार्डनेस फील होगा, और ये जो फंडस वाला पार्ट है ये इजीली पैल्पेट हो सकता है। जब हम यूट्रस का फंडस पैल्पेट करेंगे तो वो वहां पर एब्सेंट होगा, बिकॉज फंडस वहां पर नहीं है, फंडस कहां आ गया? नीचे की तरफ आ गया। दैट कैन बी हैपेंड। ऑलराइट। एक थर्ड डिग्री सबसे सीवियर यूट्राइन इन्वर्जन होता है, उसमें क्या होगा? द फंडस पार्ट विल इवन कम आउट अप टू दी वल्वा, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वेजाइना के भी बाहर, आउटसाइड द वेजाइना जब दिखाई देने लग जाए, जब वेजाइना के भी बाहर दिखाई देने लग जाए, मतलब अप टू द वल्वा हो गया, तो ये हो गया सबसे बाहर वाला थर्ड डिग्री यूट्राइन इन्वर्जन। ऑलराइट गाइस। जब वो वेजाइना में अपीयर था तो हमने उसका नाम क्या दिया था? दैट वाज दी सेकेंड डिग्री। कौन सा डिग्री? सेकेंड डिग्री। जब वो वल्वा में दिखाई देने लग गया तो उसका नाम हो गया थर्ड डिग्री। तो ये यूट्राइन इन्वर्जन मतलब यूट्रस अंदर से बाहर आ सकता है। गाइस एक मेरा यहां पर क्वेश्चन था कि यूट्राइन इन्वर्जन क्यों हो सकता है? ड्यू टू द फोर्सफुल पुलिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने एक टेक्निक सुना था, कॉर्ड ट्रैक्शन। आपने ये देखिए ये क्यों हो सकता है यूट्राइन इन्वर्जन? ड्यू टू फोर्सफुल कॉर्ड traction, due to the forceful cord traction during placental delivery। ये कारण हो सकता है यूट्राइन इन्वर्जन का। देखिए मेरा मुद्दा ये था यहां पर कहने का आपको कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। प्लेसेंटा अटैच है और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर है। आपने वेट किया 5 मिनट, अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा कर रहे हो तो 5 मिनट में तो पूरा काम करना है आपको। प्लेसेंटा बाहर आ गया, इतना सा सपोज आपके ये अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर है, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस से कट किया, अलग कर दिया, आपने मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट वेट किया ताकि पूरा ब्लड बेबी को आ जाए, फिर कट कर दिया, फाइन। अब अगर सपोज कीजिए आप इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कॉर्ड ट्रैक्शन कर रहे हो, कॉर्ड ट्रैक्शन किया और आप नीचे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड पुलिंग करते जा रहे हो, बट आपने एक बुद्धि पहले नहीं लगाई, वो दिमाग क्या यूज नहीं किया डॉक्टर ने या जो भी नर्सिंग ऑफिसर था वहां पर लेबर रूम में, कि पहले ये देखना था कि प्लेसेंटा अपने सरफेस से सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्लेसेंटा अपने सरफेस से सेपरेट हुआ नहीं है और उससे पहले ही आप अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचने लग गए तो क्या होगा? प्लेसेंटा तो बाहर आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ वो यूट्रस के फंडस वाले पार्ट को भी अंदर से बाहर